हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अरविंद घोष को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट नंबर 1 पे हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें अरविंद के कुछ बेसिक विचार थे, बेसिक आइडियाज थे उनके बारे में और अरविंद की बुक्स के बारे में और उनकी क्या मैगजीन्स थी, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। जैसा कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जो स्टडी में ला रहे हैं हम लोग, वो चीज़ें एक एनालिटिकल वे में लाई जाती हैं। चीज़ों को एक रियलाइजेशन या एग्ज़ाम की पैटर्न्स को आप देखा जाता है, एग्ज़ाम्स को पैटर्न को देखते हुए हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको चीज़ें इस तरीके से समझनी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो मानकर चलें कि एग्ज़ाम में आपको इससे 100% लाभ जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 2 में अरविंद के कुछ और आइडियाज़ को देखेंगे, जैसे अरविंद के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा है, किसका प्रभाव पड़ा है, और अरविंद का राष्ट्रवाद क्या है, अरविंद की स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, उनके राइट्स के अकॉर्डिंग क्या थॉट्स हैं। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। चलिए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है अरविंद पर प्रभाव। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन अरविंद। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अरविंद के जीवन पर, अरविंद के चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर, उनके लाइफ पर किसका किसका इन्फ्लुएंस पड़ा है, किनका किनका इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले विवेकानंद के नव वेदांतवाद प्लस विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ठीक है, विवेकानंद का नव वेदांतवाद और विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जो है, ये अरविंद के चिंतन पर बहुत ही महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डाला है, या कह लें कि विवेकानंद के नव वेदांतवाद से और विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से अरविंद घोष बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और आप आगे देखेंगे भी कि जब ऑरविले आश्रम बनाते हैं ये, ठीक है, जब ये ऑरविले आश्रम बनाते हैं पांडिचेरी में जब ये ऑरविले आश्रम बनाते हैं, तो इन्होंने यह डिसाइड किया कि अब हमें संपूर्ण जीवन जो है इस आश्रम में व्यतीत करना है। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरणों में या लास्ट फेजेस में कहें तो इन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपना लिया, या कह लें कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार जो हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार जो हैं इनके अंतिम चरणों में या जीवन के अंतिम चरणों में शामिल हो गया। क्यों शामिल हुआ? क्योंकि विवेकानंद का वेदांतवाद प्लस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रभाव जो है इनके चरित्र पर, इनके जीवन पर पड़ता है। तो इन सारी चीजों से प्रभावित होकर ये पहले तो ये क्रांतिकारी, पहले चरण में ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब इनको षड्यंत्र के मामले में जेल में डाला गया, तो जेल से छूटने के बाद या जेल में रहते हुए इन्होंने कहा कि मेरे सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने मुझे गीता दी, और गीता से मुझे उपदेश मिला, मुझे ज्ञान मिला कि मैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाऊं या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अरविंद घोष जो है जीवन के प्रारंभिक चरणों में ये उग्र राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी, रेडिकल नेशनलिस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये विवेकानंद के नव वेदांतवाद और विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं या प्रभावित थे। ये कथन और कारण में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, रीजन एंड असर्शन में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। आप जब एक एक बेसिक पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप एग्जाम देकर आएंगे, कहेंगे सर 10 क्वेश्चन से हमारा एग्जाम रुक गया, 15 क्वेश्चन से हमारा एग्जाम रुक गया। क्यों रुकता है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत करते हो, फैक्चुअल चीजें आप रट लेते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो, डीपली चीजों को पढ़ाया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों को बहुत हल्के में ले जाएं। आप चीजों को अच्छे से समझें और अपने आप को ज्यादा बूस्ट करें। ठीक है, चलिए आयरलैंड के सिनफिन आंदोलन। ठीक है, आयरलैंड में एक सिनफिन आंदोलन होता है, उस आंदोलन के नेताओं से, विशेषकर उस आंदोलन के नेता में परनेल का नाम आता है। परनेल के निष्क्रिय प्रतिरोध से जो है अरविंद जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, परनेल का संबंध किससे है? तो परनेल का संबंध जो है सिनफिन आंदोलन से है। सिनफिन आंदोलन के एक
महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि अरविंद के जीवन पर आयरलैंड के सिनफिन आंदोलन का प्रभाव पड़ा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मन के दार्शनिक जर्मनी दार्शनिक नीत्शे। ठीक है, नीत्शे के अतिमानव के विचार से ये प्रभावित थे। अब आगे समझेंगे हम अतिमानव क्या है। तो अगर यहां पर थोड़ा सा समझें हम, एक सेकंड, अतिमानव, ठीक है, या कह लें हम सुपरमैन। क्या है सुपरमैन का कॉन्सेप्ट? अब देखिए, ये अतिमानव का विचार जो दिया वो जर्मन का दार्शनिक नीत्शे ने दिया। ठीक है, अब इस अतिमानव के विचार में क्या क्या चीजें आती हैं। तो नीत्शे कहता है कि जो अतिमानव होगा या जो महामानव है वो क्या नहीं करेगा, वो ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानेगा। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। दूसरी चीज, जो नीत्शे का महामानव है वो क्या करता है, वो सामान्य मनुष्य की भांति नहीं है। सामान्य मनुष्य की भांति नहीं है। ठीक है, जो नीत्शे का महामानव है वो क्या करता है, वो नैतिक मूल्यों, इनमें विश्वास नहीं करता। फिर नीत्शे का महामानव और क्या है, तो अगले शब्दों में कहे, नीत्शे का महामानव जो है वो स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों को मानता है। स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों को मानता है। ठीक है, तो ये नीत्शे के महामानव का विचार है कि नीत्शे कहता है जो महामानव होगा वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम, ईश्वर के द्वारा मृत्यु या सत्य असत्य जो भी है उस पर जो है नीत्शे का महामानव विश्वास नहीं करता है, उस पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। तो ये नीत्शे का महामानव का सिद्धांत है। अब नीत्शे के महामानव के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर के जो है इन्होंने भी एक ऐसा सिद्धांत दिया जो राष्ट्रवाद को अग्रसर करेगा, जो राष्ट्रवाद को प्रेरित करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इनके जीवन पर नीत्शे के महामानव या अतिमानव के विचार का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, तो ये भी आपको स्टेटमेंट में रखना है याद करके। चलिए, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विवेकानंदास नियो वेदांता एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो अरविंद जो है विवेकानंद के नियो वेदांत और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से ये इंपैक्टफुल है या इनके ऊपर इन्फ्लुएंस इसका है। अरविंदो यही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई लीडर्स ऑफ आयरलैंड्स सिनफिन मूवमेंट, स्पेशली पार्नेल्स पैसिव रेजिस्टेंस। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आयरलैंड का एक मूवमेंट है सिनफिन मूवमेंट। ठीक है, तो आयरलैंड का सिनफिन मूवमेंट जो है, सिनफिन मूवमेंट के बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जो लीडर थे उनका नाम था पर्नेल। पर्नेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया पैसिव रेजिस्टेंस का। इस पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से जो है अरविंदो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्टफुल इसका रिजल्ट दिखाई देता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई जर्मन फिलोसोफर नीत्शे's आइडिया ऑफ अ सुपरमैन। तो नीत्शे के जो सुपरमैन का आइडिया है उसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर दिखाई पड़ता है अरविंदो के ऊपर। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट में रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और अपने मन में आप चीजों को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। नीत्शे के अनुसार, नोट करके है, नीत्शे के अनुसार अतिमानव एक ऐसा व्यक्ति है जो मानव सीमाओं को पार कर गया है, अपने मूल्यों को स्वयं निर्धारित करता है और जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार भी करता है। तो ये नीत्शे के महामानव की विशेषताएं हैं, जो मानव जीवन को या मानव की जो सीमाएं हैं उनको पार कर गया है। मानव की सीमाएं क्या है? मृत्यु। मानव की सीमाएं क्या है? मूल्यों में विश्वास करना, सत्य को मानना। तो जो नीत्शे का अति मानव है ये मृत्यु को पार कर चुका है, यानी कि इसकी मृत्यु नहीं होगी,
ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता, ये मूल्यों में नहीं विश्वास करता, ये खुद अपने मूल्यों को बनाता है। ठीक है, चलिए अति मानव जो है मृत्यु ईश्वर की समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। जो नीत्शे का अति मानव है वो जो मृत्यु हर व्यक्ति की हो जाती है, जो ईश्वर में लोग विश्वास करते हैं, उसका जो है एक समाधान लेकर नीत्शे का अति मानव आएगा। नीत्शे कहते हैं कि अति मानव सामान्य मानव की आचार संहिता का पालन नहीं करेगा। जो सामान्य मानव नैतिकता में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, है ना, भाई भतीजावाद में विश्वास करते हैं, तो नीत्शे का जो अति मानव है ये सामान्य मानव के नियमों में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये कहता है कि ये जड़ हैं। सामान्य मानव के नियम क्या हैं, जड़ हैं। तो नीत्शे का जो महामानव है ये सामान्य मानव के नियमों में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नीत्शे का महामानव कहता है कि जो मनुष्य सामान्य नियमों में विश्वास कर रहे हैं वो, इसका मतलब है वो जड़ में विश्वास कर रहे हैं। चलिए, नोट अकॉर्डिंग टू नीत्शे सुपरमैन इज अ पर्सन हु ट्रांसेंड्स ह्यूमन लिमिटेशन, सेट्स हिज ओन वैल्यूज एंड एक्सेप्ट हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। The Superman will bring a solution to the problem of a death God। ठीक है, तो जो सुपरमैन होगा नीत्शे का, वो कह रहा है कि सुपरमैन जो है वो एक सॉल्यूशन ले आएगा, जो डेथ की सॉल्यूशन है, जो ईश्वर का गॉड का सॉल्यूशन है, इन दोनों का क्या करेगा, सुपरमैन सॉल्यूशन लाएगा। नीत्शे सेज दैट सुपरमैन विल नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन बिकॉज इट इज अ रिजिड। ठीक है, तो अब नीत्शे का जो सुपरमैन है वो ह्यूमन बीइंग का कोड ऑफ कंडक्ट या ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो है उनके कोड ऑफ कंडक्ट को ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं वो रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो जड़ हैं, वो बेकार की चीजें हैं। तो नीत्शे का महामानव इस सब चीजों को नहीं मानेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का प्रभाव जो है नीत्शे के आइडियाज पर आपको दिखाई पड़ेगा। फिर जर्मन दार्शनिक हेगल के आदर्श राष्ट्रवाद, जिसमें आपने राज्य का ईश्वरीय रूप देखा था। ठीक है, क्योंकि हेगल ने कहा कि धरती पर राज्य क्या है, ईश्वर का अवतार है, मार्च ऑन द गॉड। ठीक है, जर्मन दार्शनिक हेगल के आदर्श राष्ट्रवाद के विचार से क्या है, अरविंद घोष प्रभावित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जितनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, आप अपने दिमाग से भी चीजों को सोचेंगे तो आपको बेहतर ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है मैं उतना ना सोच पाऊं, जितना ना समझ पाऊं जितना आप समझ सकते हो। तो इस संदर्भ में आपको चीजों को और बेहतर तरीके से एनालाइज करके समझना है, क्या क्या चीजें नेट के पेपर में, असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, जर्मन दार्शनिक लॉम्प्रेक्ट के संस्कृति चक्र के सिद्धांत से प्रेरित होकर के इन्होंने मानव चक्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब इन्होंने जो मानव चक्र का सिद्धांत दिया है वो 5 चरणों में दिया है कि मानव का विकास, इन्होंने बताया कि मानव चक्र के सिद्धांत में अरविंदो ने कहा कि मानव का विकास जो होता है वो चक्र के माध्यम से लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यही चीज जो है लॉम्प्रेक्ट ने भी दिया है कि संस्कृति चक्र सिद्धांत। कभी कभी एग्जाम में पूछा सकता है कि संस्कृति चक्र सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो जर्मन दार्शनिक कार्ल लॉम्प्रेक्ट हैं, इनके विचारों से, या इन्हीं का विचार है संस्कृत चक्र का सिद्धांत। और इसी संस्कृत चक्र के सिद्धांत से प्रभावित होकर के अरविंद घोष ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अरविंद घोष ने मानव चक्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अरविंद ने हेगल से विवेकवाद तथा शोपेनहावर, नीत्शे, बर्गसा से अंतर्दृष्टि व अंतःप्रज्ञावाद का विचार लिया है। ठीक है, तो अरविंद ने हेगल से क्या लिया, हेगल ने कहा कि दुनिया भर में जो चीजें आप देख रहे हैं वो विवेक का परिणाम है। ठीक है, वो चिंतन का परिणाम है। और शोपेनहावर, नीत्शे, बर्गसा, ये सब ऐसे थिंकर्स थे जो इंट्यूशन पर फोकस करते थे, जो अंतःप्रज्ञावाद पर बल दे रहे हैं, जो मानव की अंतर्दृष्टि पर बल दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जो है समावेश आपको अरविंद के विचारों में दिखाई पड़ेगा। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ आइडल नेशनलिज्म लाइक द डिवाइन नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ अ जर्मन फिलोसोफर हीगल। ठीक है, तो जो हीगल ने डिवाइन नेचर ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, तो उस कॉन्सेप्ट से भी जो है अरविंद घोष बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड बाय द कल्चर साइकिल थ्योरी ऑफ अ जर्मन फिलोसोफर लैम्प्रेक्ट, ही गेव द ह्यूमन साइकिल थियरी। ठीक है, तो जर्मन फिलोसोफर लैम्प्रेक्ट से ये क्या करते हैं,
इम्पैक्टफुल होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और इन्होंने ह्यूमन साइकिल थियरी का कॉन्सेप्ट दे दिया। अरविंद हैज टेकन रैशनलिज्म फ्रॉम द हीगल एंड इंसाइट द इंस्टीट्यूशनलिज्म फ्रॉम द शोपेनहावर, नीत्शे एंड बॉर्गसन। चलिए आगे देखते हैं। अरविंदो को अंग्रेज उपयोगितावादियों की उदारवादी विवेकवादी धारणा जो है पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो अंग्रेजों की उदारवादिता, अंग्रेजों की उपयोगितावाद, इन सब चीजों में जो है अरविंद विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि अरविंद का मानना है कि कभी भी उपनिवेशी शासन, कभी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट भारत का भला नहीं कर सकती है, इसीलिए अंग्रेजों के प्रति इनका अविश्वास था। अरविंद को या उन्हें भारत की आत्मा, यूनानियों की सौंदर्य वाद संबंधी संस्कृति, यूनानियों की सौंदर्यवाद संबंधी संस्कृति, प्राचीन रोम की नीतिशास्त्र से संबंधित आदर्श, ईसाई गिरजाघरों का आत्मवाद तथा विज्ञान का सार्वभौमिकतावाद का विवेकवाद पसंद था। तो अरविंदो का पसंद क्या था? अरविंदो को नापसंद क्या थी? अंग्रेजों की उदारवादी, अंग्रेजों की उपयोगितावादी नीति। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल कर देता हूं। चलिए देखिए, अरविंदो को क्या पसंद नहीं था? अरविंदो को अंग्रेजों की उपयोगितावादी नीतियां, अंग्रेजों की उदारवादी नीतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ठीक है, अब पसंद क्या था उन्हें? भारत की आत्मा में विश्वास था, यूनानियों का जो सौंदर्य है उसमें विश्वास था, प्राचीन रोम की जो नीति शास्त्र संबंधी विचार हैं उसमें इनका विश्वास था, ईसाई गिरजाघरों में जो आत्मवाद का, इंट्यूशंस का जो विचार है उसमें, तथा विज्ञान और सार्वभौमिकतावाद जो है विवेकानंद को पसंद, विज्ञान का सार्वभौमिकतावाद या विवेकवाद जो है अरविंद घोष को पसंद है। ठीक है, ये चीजें इनको पसंद है और कुछ चीजें इनको नहीं पसंद है, इनको आपको याद रखना है। अरविंदो डिसलाइक्ड द लिबरल rationalist view of the British utilitarians. He liked that the soul of India and the aesthetic culture of the Greeks and the ethical idea of the ancient Rome and the spiritualism of the Christian churches and the universalism and the rationalism of science. तो इनका बिलीव इन सारी चीजों में था और ब्रिटिशर्स का इन्होंने विरोध किया है। आगे देखते हैं अरविंद का मानव चक्र का सिद्धांत क्या है। एक एक करके हम चीजों को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, हमारा कोई कोर्स कंप्लीट कराने का अब कोई टारगेट नहीं रह गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि व्यूज आप अपने हिसाब से देखेंगे तो मैं भी अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आप लोग चिंता ना कीजिए। ठीक है, बस आप पेशेंस बना के रखिए। चलिए, अरविंद का मानव चक्र क्रम का सिद्धांत क्या है इसके बारे में देखते हैं। अरविंद कहते हैं कि मानव चक्र सिद्धांत को विकास का एकीकृत सिद्धांत भी कहा है इन्होंने। ठीक है, अरविंद ने मानव चक्र सिद्धांत को विकास का एकीकृत सिद्धांत भी कहा है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में है, मैं आपको जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अरविंद के मानव चक्र सिद्धांत जो है वो जर्मन दर्शन विचारक या जो जर्मनी के विचारक हैं कार्ल लैम्प्रैक्ट के संस्कृतियों के चक्र सिद्धांत पर आधारित है, या अरविंद के मानव चक्र के सिद्धांत पर लैम्प्रैक्ट का संस्कृति चक्र के सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इस मानव चक्र सिद्धांत में अरविंद ने लैम्प्रैक्ट के मनोविज्ञान में भारतीय आध्यात्मिकता को मिला दिया है, जिससे इनका जो मानव चक्र सिद्धांत है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कि संस्कृति चक्र का सिद्धांत जो इन्होंने लैम्प्रैक्ट ने दिया, उस संस्कृति चक्र के सिद्धांत में इन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का जो भौतिकवाद है, पश्चिमी भौतिकवाद को इन्होंने भारतीय आध्यात्मिकतावाद के साथ मिला दिया, जिसको मानव चक्र सिद्धांत के नाम से जाना गया। अरविंदोज ह्यूमन चक्र सीक्वेंस थियरी, द ह्यूमन साइकिल थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेटेड थियरी ऑफ अ डेवलपमेंट। Arvindo's human cycle theory is influenced by the German thinker Karl Lamprecht's cycle theory of cultures. तो कार्ल लॉम्प्रेक्ट के साइकिल थियरी ऑफ कल्चर से अरविंद घोष का ह्यूमन साइकिल ऑफ थियरी जो है ये इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड इसके ऊपर
पड़ा हुआ है। इन दिस अरविंदो ऑल्सो एडेड इंडियन स्पिरिचुअलिटी टू लाम्प्रेक्ट साइकोलॉजी। तो लाम्प्रेक्ट के साइकोलॉजी में इन्होंने क्या किया है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर दिया है, जिससे आगे चल के क्या बन जाता है, ह्यूमन साइकिल थियरी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको जो चीजें ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8882868707 पर कॉल करके भी या मैसेज करके भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फ्री रहूँगा उसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। जिन बच्चों का मेरे साथ बातचीत होती है उनको पता है कि मैं हर चीज़ों का रिप्लाई देता हूँ, जैसे मैं फ्री होता हूँ, नहीं भी होता हूँ तो भी मैं बता देता हूँ कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, चलिए। अरविंद का मानना था कि मानव संस्कृतियों व सभ्यताओं का विकास कैसा होता है, चक्र के क्रम में होता है। अरविंद के अनुसार क्वेश्चन बन सकता है यहां से, अरविंद के अनुसार मानव संस्कृति और सभ्यताओं का विकास कैसे होता है, सीधी रेखा में होता है या एक चक्र क्रम में होता है। तो अरविंद कहते हैं कि मानव की संस्कृति और मानव की सभ्यताएं जो विकसित होती हैं एक चक्र की तरह होती है। जैसे चक्र आपने देखा होगा, एक साइकिल जो होता है ना, हर साइकिल अपने घूमता रहता है ना, आगे चलता है फिर पीछे ऐसे चलता है, साइकिल एक पूरा करने में ऐसे एरो लगता है। ठीक है, मान लीजिए, तो ये एक चक्र की तरह चलता रहेगा, यानी समाज एक चरण से दूसरे चरण में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। अतः मानव इतिहास का क्रमिक विकास होता है। मानव का जो इतिहास आगे बढ़ता है वो क्रम के आधार पर बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कार्ल मार्क्स ने समाज की, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, भौतिकवादी व्याख्या बताई है कि समाज का स्वरूप पहले आदिम साम्यवाद था, है ना, तो ऐसे करके समाज का स्वरूप जो बढ़ा, फिर उसके बाद जो है दास युग आया, फिर सामंतवाद आया, पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद आएगा, फिर उसके बाद साम्यवाद आएगा। तो ऐसे ही करके जो है अरविंद भी बताते हैं कि मानव की संस्कृति, मानव की सभ्यता का विकास जो है ऐसे एक साइकिल में होता है, एक स्टेजेस में चलता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, लाम्प्रेक्ट ने जर्मनी के राजनीतिक विकास की 5 अवस्थाएं बतलाई हैं। ठीक है, जब आप अरविंदो पढ़ रहे हैं तो अरविंदो का प्रभाव, अरविंदो के ऊपर प्रभाव जो है लाम्प्रेक्ट का पड़ा है। ठीक है, अब तो लाम्प्रेक्ट ने जर्मनी के राजनीतिक विकास के कितने चरणों की बात की है, तो 5 अवस्थाओं की बात की है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। Arbindo's believed that the development of a human's culture and a civilizations happens in a cycle manner. Hence, the development of a human history is a sequential. ठीक है, तो मानव का जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ता है, सिक्वेंशियल वे में आगे बढ़ता है। ठीक है, सिक्वेंशियल वे में ह्यूमन हिस्ट्री डेवलपमेंट करता है, या फिर कह लें जो ह्यूमंस का कल्चर है, जो ह्यूमन बीइंग का जो सिविलाइजेशन है, वो जो है एक साइकिल के फॉर्म में आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है। Lamprecht has described 5 stages of a political development of a Germany. तो जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के होने में लाम्प्रेक्ट ने 5 स्टेजेस की बात की है कि जर्मनी का जो डेवलपमेंट हुआ है सॉरी, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है, कितने स्टेजेस में हुआ है, तो 5 स्टेजेस में हुआ है। अब उन्हीं 5 स्टेजेस की बात करते हैं कि अरविंद के मानव चक्र सिद्धांत और लाम्प्रेक्ट के संस्कृतियों के चक्र के सिद्धांत की तुलना करते हैं और देखते हैं कि वो 5 स्टेजेस क्या क्या हैं, है ना, वो 5 स्टेजेस क्या क्या हैं। चलिए, अरविंद के मानव चक्र सिद्धांत और लाम्प्रेक्ट के संस्कृतियों के चक्र के सिद्धांत की तुलना करते हैं, देखते हैं दोनों ने जो 5 चरण बताए हैं उन चरणों में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अरविंद ने भी पहला चरण बताया कि प्रतीकात्मक युग होगा, यानी कि वैदिक सभ्यता वाला युग होगा, वैदिक युग। ठीक है, दूसरा इन्होंने अरविंद ने बताया कि प्रकारात्मक युग, यानी वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल युग। अब देखेंगे वैदिक काल में जहां पे ऋग्वेद का प्रभाव था, वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, ध्यान रखना, कर्म आधारित थी। लेकिन जैसे ही हम वैदिक युग से आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड में जैसे आते हैं, ठीक है, जब हम
लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो यहां पर भी वर्ण व्यवस्था आपको सिस्टम मिलेगा, वर्ण सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित नहीं बल्कि जन्म पर आधारित हो जाती है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। पहला आपने देख लिया प्रतीकात्मक युग, दूसरा प्रकारात्मक युग जिसमें आपको वर्ण व्यवस्था वाला काल दिखाई पड़ेगा, तीसरा परंपरावादी युग की बात करते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि मानव चक्र का जो विकास होता है, मानव सभ्यताओं का विकास होता है, एक चक्र के माध्यम से चलता है, ठीक है, स्टेजेस के माध्यम से आगे बढ़ता है। तीसरा स्टेजेस की बात की इन्होंने कि परंपरावादी युग आएगा, यानी कि मध्यकालीन वाला भारत। मध्यकालीन भारत में आपको परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़िवादियों, जो सामाजिक युग इसे कहते हैं, जाति व्यवस्था वाला युग कहते हैं इसे, इन सब चीजों का आपको प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ेगा। फिर चौथा इन्होंने बताया कि व्यक्तिवादी युग आएगा, यानी कि व्यक्तिवादी का मतलब है पाश्चात्य प्रभाव वाला आधुनिक युग, इसको इन्होंने बोला कि यह व्यक्तिवादी युग है, यानी कि मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया पांचवा चरण आत्मनिष्ठवादी युग, यानी कि अरविंद के अनुसार सबसे अंत में एक आध्यात्मिक आत्मनिष्ठवादी क्या है, स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक युग है। यानी कि इन्होंने कहा कि सबसे अंत में एक आध्यात्मिक युग आना चाहिए ताकि मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास हो तथा अति मानव का आगाज होना चाहिए। जो सुपरमैन की बात नीत्शे ने की थी, उसी सुपरमैन की बात इन्होंने भी यहाँ पर पांचवें चरण में कर दी है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंद ने अति मानव के विचार को अपने मानव चक्र सिद्धांत के किस चरण में रखा है ना। क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा आप जरूर अगर आपको समझ में आया होगा तो, ठीक है। अरविंद ने अपने मानव चक्र के सिद्धांत में सुपरमैन को या अति मानव को या महामानव को जो है आत्मनिष्ठवादी युग में रखा है, अर्थात पांचवें चरण में रखा है, अर्थात कह सकते हैं कि आध्यात्मिक युग में रखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अब हमने अरविंद के बारे में देख लिया, अब देखते हैं लाम्प्रैक्ट की संस्कृति चक्र के सिद्धांत की 5 विशेषताएं क्या हैं। इन्होंने भी कहा एक प्रतीकात्मक युग होगा जो आदिम जर्मनी में होगा, पुराना जर्मनी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा प्रकारात्मक युग होगा, यानी प्रारंभिक मध्य युग की बात कर रहे हैं जर्मनी में। तीसरा कर रहे हैं परंपराबद्ध युग होगा, यानी कि परिवर्ती मध्ययुग, ये मध्ययुग के बदलाव की बात कर रहे हैं कि मध्ययुग में जो चीजें, मध्ययुग वाली जो चीजें हैं वो उसमें कैसे धीरे धीरे बदलाव आएगा। फिर उस बदलाव के बाद चौथा स्टेज की बात की इन्होंने व्यक्तिवादी युग आएगा, जो पुनर्जागरण से लेकर प्रबोधन काल तक का युग होगा। यानी ये युग जो होगा वो रेनेसा का युग होगा, पुनर्जागरण का युग होगा, विज्ञान का युग होगा, तकनीकी का युग होगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं पांचवा जो युग आएगा वो रोमांसवाद से आरंभ होगा और यह स्नाविक तनाव का युग है, ठीक है। इसमें व्यक्ति आत्मचिंतन का युग होगा, यह व्यक्ति के मांसपेशियों, व्यक्ति के अंतः चेतना पर इसमें बल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 चक्र की बात करते हैं अरविंदो ने, और 5 संस्कृतियों की जो बात इन्होंने की है, संस्कृतियों के चक्र के सिद्धांत में 5 जो स्टेजेस की बात की है, ये 5 अवस्थाओं की जो बात की है, इसको आप एक एक करके यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अदरवाइज मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग सोचते होंगे सर डेली कहते हैं पीडीएफ देने के, लेकिन एक भी पीडीएफ नहीं देते, है ना। वो मैं भी समझ रहा हूँ, चीज़ों को आपको दिया जाएगा, बट आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। जैसे मैंने फॉरेन पॉलिसी की पूरी पीडीएफ आपको दे दी है ना, और आप लोग देखेंगे इस फॉरेन पॉलिसी में मैंने इसका प्रिंट आउट भी निकाला हुआ है ना। तो ऐसे आप प्रिंट आउट निकाल के भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और जिससे कि आपको फायदा होगा बार बार रिविजन करने में, है ना। तो ऐसे मैं सारी चीज़ों को एक समराइज वे में कर रहा हूँ, जिससे कि आप थियरी थिंकर्स वाले पार्ट्स को भी आप पीडीएफ के थ्रू निकाल सकते हैं, और जल्दी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी कीजिए। चलिए कंपैरिजन ऑफ अरविंदोज ह्यूमन साइकिल थियरी एंड लाम्प्रैक्ट साइकिल ऑफ अ सर्कल थियरी की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं ह्यूमन साइकिल थियरी ऑफ अरविंदोज की, इन्होंने कितने स्टेजेस की बात की है, 5। सिंबॉलिक स्टेज की बात जो वैदिक एज की बात है। फिर इन्होंने टाइप बेस्ड एरा की बात की है, यानी जो लेटर वैदिक पीरियड में चीजें आई हैं जैसे वर्ण सिस्टम। फिर इन्होंने ट्रेडिशनलिस्ट एरा की बात की है, इसमें सोशल एरा विद द कास्ट सिस्टम जो मिडिवल इंडिया में आया वो चीज़ों की बात की यहाँ पर। फिर इन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक एज की बात की, जिसमें
मॉडर्न एज आया, साइंटिफिक एज आया या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया इंडिया में। फिर इन्होंने लास्ट में सब्जेक्टिविस्ट एज की बात करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पिरिचुअल एज। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का जो हाईएस्ट लेवल है डेवलपमेंट का यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपको सुपरमैन इमर्जेंस आपको दिखाई पड़ेगा, यहीं से सुपरमैन निकलेगा, यानी 5th स्टेजेस में। ठीक है, चलिए इसमें अब लैम्प्रेथ का देखते हैं। सिंबॉलिक एज में प्रिमिटिव जर्मनी की बात करते हैं, इसमें जो परंपरागत जर्मनी है। फिर फॉर्मेटिव एज की बात करते हैं, इसमें अर्ली मिडिल एजेस आते हैं जर्मनी की। फिर ट्रेडिशनल एज की बात करते हैं, जो लेटर मिडिल एजेस हैं उसमें है। फिर इंडिविजुअलिस्टिक एरा की बात करते हैं, फ्रॉम रेनेसा टू एनलाइटमेंट। ठीक है, जो रेनेसा काल से शुरू होता है और साइंटिफिक एज तक यानी मॉडर्न एज तक चलता है। फिर सब्जेक्टिविस्ट एज की ये इन्होंने बात की, जो रोमांटिसिज्म से स्टार्ट होता है और जो नर्वस टेंशंस को बढ़ाने वाली एज की बात करता है, या इंट्यूशंस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अरविंद का महामानव या अतिमानव क्या है। आपने तो अभी नीत्शे का महामानव आपने देख लिया, अतिमानव का विचार। ठीक है, नीत्शे का अतिमानव या महामानव का विचार आपने देख लिया। अब देखते हैं अरविंद का महामानव कैसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अरविंद का महामानव या अतिमानव का विचार या अतिमानव कैसा है। ठीक है, महामानव विराट पुरुष या दैवीय मानव है, जिसको महामानव कहा गया है। महामानव की अरविंद की धारणा जर्मन दार्शनिक नीत्शे के सुपरमैन या महामानव के विचार से प्रभावित है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में, है ना, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि अरविंद का जो महामानव का विचार है वो अरविंद ने किससे ग्रहण किया है। तो जर्मनी का दार्शनिक है नीत्शे। नीत्शे ने भी सुपरमैन का विचार दिया है अरविंद से पहले, तो उसी सुपरमैन के विचार से प्रभावित होकर अरविंदो ने भी महामानव का विचार दिया है। लेकिन नीत्शे का अतिमानव का स्वरूप जो है अतिदानव के जैसा है, जबकि अरविंद का महामानव या अतिमानव आध्यात्मिकरण पर आधारित गीता के कर्मयोगी परिस्थित प्रज्ञ व मानव को ये श्री कृष्ण का दैवीय मानव साक्षात रूप मानता है। अब यहाँ पर नीत्शे का अतिमानव और अरविंदो का अतिमानव दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ेगा। जहां नीत्शे का अतिमानव ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता, जहां पर नीत्शे का महामानव नैतिक मूल्यों को नहीं मानता, संस्कारों को नहीं मानता, सभ्यताओं को नहीं मानता, वहीं पर अरविंद का अतिमानव जो है वो आध्यात्म को मानता है, वो गीता के कर्मयोग पर विश्वास करता है। ठीक है, वो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया दैवीय ज्ञान को मानता है। अर्थात अरविंद का जो अतिमानव है वो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण है वही अतिमानव का स्वरूप इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, चलिए अरविंद्स महामानव और सुपरमैन सुपर ह्यूमन। अरविंदोज कॉन्सेप्ट ऑफ अ महामानव या विराट पुरुष इसे कह सकते हैं, और अ डिवाइन ह्यूमन। ठीक है, विराट पुरुष या डिवाइन ह्यूमन आप कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्णा। ठीक है, is influenced by the German philosopher Nietzsche's idea of a Superman. But Nietzsche's form of a Superman is like a super demon, whereas Aurobindo's Superman is based on a spiritualization. यही अंतर आपको दिखने को मिलेगा कि जहां पर नीत्शे का जो सुपरमैन है वो क्या है, वो सुपर डेमोन है, सुपर दैत्य है, सुपर राक्षस है। ठीक है, वहीं पर अरविंदोस का जो सुपरमैन है वो क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलाइजेशन उसके अंदर भरा है। ठीक है, वह एक डिवाइन ह्यूमन की तरह है, लाइक अ कृष्णा की तरह है, जो कि गीता के इंपैक्ट से वो कर्मयोगी बन चुका है, वो गीता के प्रभाव से प्रभावित है। चलिए आगे देखते हैं। नीत्शे का अति मानव आक्रामक है, शक्ति संपन्न व अति बौद्धिक प्राणी है, जबकि अरविंद का अति मानव उच्चतर दैवी शक्तियों तथा आनंद की अभिव्यक्ति करता है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो यही उल्टा का सीधा, सीधे का उल्टा कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, नीत्शे के अति मानव को आध्यात्म से जोड़ देता है, जबकि अरविंद के महामानव के विचार को आक्रामकता से जोड़ देता है। तो बिल्कुल गलत हो जाता है।
तो यही चीज आपको समझनी है कि जो नीत्शे का अति मानव है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है, यानी वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, दानव की प्रवृत्ति का है, जबकि अरविंद का महामानव क्या है, वो दैवीय शक्तियों से प्रभावित है, उसके ऊपर ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है, यानी कि वो श्री कृष्ण के जैसा है, वो गीता के ज्ञान से प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे। अरविंद के अति मानव में वेदांत नीत्शे के विचारों का मिश्रण भी आपको दिखाई पड़ेगा। अरविंद का मानना था कि विश्व संघ आध्यात्मिकता पर आधारित एक आध्यात्मिकृत समाज होगा। तो अरविंद कह रहे हैं कि जो विश्व संघ होगा, जो वर्ल्ड का यूनियन होगा, वो कैसा होगा, विश्व में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए, विश्व का निर्माण आध्यात्मिकता पर आधारित होना चाहिए, तभी जो है समाज में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का विकास होगा, ऐसा अरविंदो का मानना है। Nietzsche's Superman is an aggressive, powerful and highly intellectual being, while Arvindo's Superman is an expression of a higher divine powers and blisses. Arvindo's Superman is a mixture of the idea of the Vedanta and Nietzsche's. तो अरविंदो का जो सुपरमैन है उसमें उसके अंदर मिक्सचर पाया जाएगा वेदांत का, जो स्वामी विवेकानंद का वेदांत है, जो भारत का वेदांत है, और नीत्शे के आइडियाज, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अरविंद के सुपरमैन में दिखाई पड़ेगा। अरविंदो बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड यूनियन वुड बी स्पिरिचुअलाइज्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बना दे रहा हूं मैं इस पर। चलिए आगे देखते हैं। अरविंदो आगे क्या कहते हैं कि ऐसा आध्यात्मिक समाज अगर हमें बनाना है या आध्यात्मिक संघ बनाना है, हमें स्पिरिचुअलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो अरविंदो कहते हैं ऐसा समाज, आध्यात्मिक समाज तब बनेगा जब सर्व ज्ञान संपन्न विश्व के ज्ञाता और सृष्टा के रूप में अति मानस या महामानव का अवतरण होगा या महामानव का उदय होगा। ठीक है, अरविंदो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलाइजेशन, पूरी दुनिया में आध्यात्मवाद या विश्व संघ का आध्यात्मवाद हम तभी निर्माण कर पाएंगे जब एक सर्वज्ञानी संपन्न पुरुष आएगा, जिसको विश्व का ज्ञाता कहलाएगा, जो दुनिया भर का ज्ञान उसके अंदर होगा। तो उसका नाम क्या रखा इन्होंने, अतिमानस, या अतिमानस को आप जोड़ सकते हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, अरविंदो का अतिमानव को कौन है, अरविंदो का अतिमानव श्री कृष्ण की तरह ज्ञानी है, जो धर्म को, जो आध्यात्म को पूरी दुनिया में प्रसारित करना चाहता है। ठीक है, तो अरविंदो भी कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी तभी हम ला पाएंगे जब हम क्या करेंगे, जब ऐसा अतिमानव का जन्म होगा जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण नैतिकता, संपूर्ण धर्म का प्रवाह होगा। अतिमानस के अवतार से मानव अति मानव बन जाएगा। ठीक है, जब अति मानव या कृष्ण का अवतार होगा तो अरविंदो कहते हैं इससे जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य मानव हैं, वो भी अति मानव बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ज्ञान का प्रसार होगा, उनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार हो जाएगा। अति मानव एक ऐसा रूपांतरित व्यक्ति होगा जिसमें उच्च आध्यात्मिक शक्तियां होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानव की एक अद्वितीय नवीन मानव जाति उदित होगी, जो वर्तमान मानव जाति से क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। तो अरविंदो का जो अति मानव का विचार है, कह रहे हैं कि अति मानव ऐसा रूपांतरित व्यक्ति होगा, ऐसा जन्म लिया हुआ व्यक्ति होगा जिसके अंदर संपूर्ण नैतिकता, संपूर्ण आध्यात्मिकता का विकास हुआ होगा, और वही व्यक्ति अति मानव संपूर्ण विश्व को क्या बना देगा, एक महामानव में परिवर्तित कर देगा, एक अति मानव में परिवर्तित कर देगा, जो कि वर्तमान मानव से बिल्कुल अलग और सुप्रीम होगा। Such a society will be formed when the supermind incarnates as the omniscient knower of the world and a creator. With the incarnation of the supermind, man will become the superman. अब अरविंदो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही सुपर माइंड का इनकारनेशन होगा तो मैन उससे क्या बन जाएगा, मैन का फिर धीरे धीरे कन्वर्जन सुपरमैन में होने लगेगा। द सुपरमैन विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन who will have a high spiritual powers, as the result of which a unique new human of a race will emerge, which will be superior to the present of a human race.
ठीक है। तो अब यहाँ पर सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि सुपरमैन ऐसा मैन होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का हाई लेवल होगा, और वही मानो वही सुपरमैन क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को सुपर ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि नॉर्मल पीपल से अलग होंगे वो। चलिए, व्यक्ति के इस रूपांतरण से सच्ची बंधुता, एकात्मक चेतना जागृत होगी। अब ये सब सुपर ह्यूमन सुपरमैन का कॉन्सेप्ट अरविंदो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अरविंदो इन सब के माध्यम से अंग्रेजों के अंदर एक आध्यात्मिकता, बंधुत्व की भावना विकसित करना चाह रहे हैं। क्योंकि अरविंदो अब अरविंदो का जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ चुका है, तो अरविंदो अब आध्यात्म के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं, और अंग्रेजों के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है वो तो है ही है, लेकिन अंग्रेजों के मन को भी ये रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेजों के मन को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस सुपरमैन की थ्योरी के द्वारा, जिससे कि अंग्रेज लोग भी भारत को अपना भाई माने, बंधु माने, और अंग्रेज लोग जो हैं इंडिया को रिलीज कर दें। ठीक है, भारत में सच्ची स्वतंत्रता आ जाए। आगे देखिए, यही एकात्मक आध्यात्मिक चेतना पारस्परिक सहयोग व सामंजस्य के गुणों के आधार पर मानवीय एकता के आदर्श का निर्माण करेगी। तो अब यही जो एकात्मकता की भावना है, जो बंधुता की भावना है, जो आध्यात्मिक चेतना की भावना है, इन्हीं सब के सामंजस्य से क्या होगा, मानवीय एकता का आदर्श बनेगा, पूरी दुनिया एक मानव आदर्श के रूप में स्थापित होगी। ठीक है, नोट करके है, अरविंद ने लिखा है कि मानव मस्तिष्क उच्चतम है, परंतु दैवीय चेतना से क्या है, यह निम्न है। ईश्वर जो है सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रवाह करते हैं। जो मानव मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो चेतना चल रही है वो ईश्वर के द्वारा चेतना चलाई जा रही है, ऐसा अरविंद कहते हैं। ये नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट के पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ है। किस ईयर में आया हुआ है ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, दिस इज a transformation of the individual will awaken true brotherhood, a unitary consciousness. This unitary spiritual consciousness will create the ideal of a human unity based on the qualities of a mutual cooperation and harmony. Note, Aurobindo has written that the human mind is a highest but is a inferior to the divine. ठीक है, अब यहां पर अरविंदो ने कहा कि ह्यूमन माइंड जो होता है हाईएस्ट होता है, लेकिन डिवाइन माइंड से क्या होता है, ह्यूमन माइंड इंफीरियर होता है, कम होता है। ठीक है, कंसियसनेस, गॉड इन्फ्यूजेस कंसियसनेस इनटू द ह्यूमन माइंड थ्रू द सुपर माइंड। ये कोटेशंस है, आप इन कोटेशंस को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार जो हैं। अब अरविंद के हम राजनीतिक विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सब आपको चीजें विकिपीडिया आप अगर पढ़ते होंगे, कभी खोलते होंगे, तो विकिपीडिया में ये सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको इग्नू की बुक में भी आइडियाज मिल जाएंगे, प्लस आपको ओपी गाबा में भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये आइडियाज जो हैं BL फाड़िया, पुखराज जैन, इन सब के थिंकर्स की बुक्स में आपको सारी चीजें एक एक करके आपको सारे आइडियाज मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से ली गई हैं और वहीं से बनाई जा रही हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको कोई बदलता हुआ स्वरूप नहीं पढ़ना है अलग से, चाहे आप अलग अलग बुक्स को पढ़कर आप पास हो जाएं या एक नोट्स या वीडियो को देख लें तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी जो विचार हैं ये राजनीतिक विचारों में आते हैं अरविंद के। अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा जो है कहां से ली है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने सिनफिन आंदोलन कहां पे हुआ था, आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में सिनफिन आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के स्वतंत्रता जो सेनानी थे, विशेषकर पार्नेल से इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार ग्रहण किया है ना, क्योंकि अरविंद का विश्वास गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध पर नहीं था। ये गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या करते हैं, अरविंद विरोध करते हैं। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध को क्या माना है, रक्षात्मक प्रतिरोध भी कहा है। अरविंद ने उदारवादियों की प्रार्थना, याचिका तथा विरोध की संवैधानिक पद्धति की आलोचना की, तथा उसकी जगह इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति का अनुकरण करने पर बल दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कथन और कारण में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में तो कथन पूछ लेगा, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। या तो ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अरविंद का जो निष्क्रिय प्रतिरोध है ना,
अरविंद ने अपने निष्क्रिय प्रतिरोध में उदारवादियों की प्रार्थना और संवैधानिक पद्धति की आलोचना की है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अरविंद ने क्या किया है कि उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका या संवैधानिक पद्धति की आलोचना की है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम अंग्रेजों के सामने अगर भिक्षा मांगेंगे या हम उनकी गिड़गिड़ाएंगे या उदारवादी पद्धति अपनाएंगे तो वो हमें आजाद नहीं करेंगे, वो हमें कभी भी वास्तविक आजादी या स्वराज नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक पद्धति की जगह, हमें उदारवादियों की प्रार्थना याचिका की जगह हमें क्या अपनाना चाहिए। इन्होंने उदारवादियों के याचिका प्रार्थना की जगह निष्क्रिय प्रतिरोध पद्धति को स्वीकार किया। कथन कारण सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आप यही बना के अगर मैं सेल करूंगा तो आप यही 200, 500, 1000 रुपए में टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे और आराम से पढ़ेंगे। अभी फ्री में मिल रहा है तो आपके दिमाग में ये चीजें नहीं घुस रही हैं, है ना। कोई भी अभी मॉड्यूल आ जाएगा, फटाफट आप पैसे फेंकने में आप लोग आगे हैं, पता है मुझे, है ना। वही है, फिर बहुत ज्यादा समझाने से भी कोई फायदा नहीं होता ना, तो आप लोगों को बहुत समझा करके मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। जो समझदार बच्चे हैं उनको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाती हैं। मैं बहुत रोऊंगा, चिल्लाऊं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये चीज पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, तो कहेंगे आप क्या ये तो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी आप चीजों को पढ़िए, जैसे मर्जी आप चीजों को एनालाइज कीजिए, वो आपका काम है। बट मेरा जो काम है मैं वो आपको भली बात ही कर रहा हूँ। अरविंदो ड्रू इंस्पिरेशन फॉर अ पैसिव रेसिस्टेंस फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अ सिन फिन मूवमेंट, स्पेशली पर्नेल। ठीक है, तो इन्होंने जो पैसिव रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लिया है वो पर्नेल से लिया है, और पर्नेल जो है वो सिन फिन मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। और ये सिन फिन मूवमेंट कहाँ हुआ है, तो आयरलैंड में हुआ। अरविंद घोष हैज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिव रेसिस्टेंस डिफेंसिव रेसिस्टेंस। इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस को क्या बोला है, डिफेंसिव रेजिस्टेंस बोला है। अरविंदो क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अ प्रेयर, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट ऑफ अ लिबरल्स, तो इसकी इन्होंने क्रिटिसाइज की है, लिबरल्स थिंकर्स की। और एम्फसाइज क्या किया है इन्होंने, मेथड्स ऑफ अ पैसिव रेसिस्टेंस पर इन्होंने फोकस किया है। और जो लिबरल थिंकर्स हैं, जो उनकी प्रेयर करने, पिटिशंस करने की जो पॉलिसीज है उसको अरविंदो ने क्रिटिसाइज किया है। उस पिटिशंस की जगह पर इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है या उसका समर्थन किया है। अरविंद का निष्क्रिय प्रतिरोध शांतिपूर्ण उपायों से विदेशी सत्ता को चुनौती देने का एक साधन माना जाता है, लेकिन वे गांधी जी की तरह पूर्णतः अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, अहिंसा में आस्था नहीं रखते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अरविंदो ने गांधी जी से प्रभावित होकर के निरपेक्ष अहिंसा के विचार को स्वीकार किया, तो क्या सत्य है, तो बिल्कुल गलत है, सत्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अरविंदो के अनुसार जब सरकार निर्दयी हो तो हमें हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, हिंसा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन गांधी ने कहा चाहे सरकार निर्दयी हो जाए, चाहे सरकार क्रूर हो जाए, लेकिन फिर भी हमें न तो मन से, न तो कर्म से, न ही वचन से हमें हिंसा नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से गांधी जी ने हिंसा का विरोध किया। लेकिन अरविंद कहते हैं नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करेगी तो हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। अगर सरकार क्रूर बनेगी तो हम हिंसा अवश्य करेंगे। अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध जो है गांधी के सत्याग्रह या सक्रिय प्रतिरोध का क्या है, उल्टा है यहां पर। ठीक है, तो गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध और अरविंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों अलग अलग है। Arvind's passive resistance was a means of a challenging foreign powers through peaceful means, but he did not completely believe in the non-violence like a Gandhiji. According to Aurobindo, violence can be used when the government is ruthless. Aurobindo कहते हैं कि गवर्नमेंट जब रथलेस हो जाए, जब क्रूडल हो जाए गवर्नमेंट, तब उसके अगेंस्ट में हमें जो है वायलेंस करना चाहिए। That's passive resistance is a opposite of a Gandhi सत्याग्रह and a active resistance. अरविंद आगे यह मानते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण का निराकरण तभी होगा जब भारतीय ब्रिटिश माल का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं। तो अरविंदो कहते हैं कि जो ब्रिटिश आर्थिक शोषण का निराकरण हम तभी कर सकते हैं कि, यानी कि अरविंदो का मानना था कि जो ब्रिटिश
जो अंग्रेज लोग हमारा शोषण कर रहे हैं भारतीयों का, उससे हमें मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम क्या करें, जब हम भारतीय ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के माल का, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार कर दें, उनके सामान को हम नहीं खरीदेंगे और हम अपने यहाँ खुद ही सामान बनाएंगे और खुद ही उस सामान का यूज करेंगे, तब तो हमें जो है ब्रिटिश या अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से हमें मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम स्वदेशी को ना अपना लें। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य था कि सामान्य व संगठित अवज्ञा द्वारा कानूनों का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना था मेन उद्देश्य। यानी निष्क्रिय प्रतिरोध जो है अरविंदो का है कि सभी लोगों को, सामान्य और संगठित लोग मिलकर के, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून का पालन नहीं करेगा, कानूनों का उल्लंघन करेगा और सत्ता का विरोध करेगा। Arvind believed that the end of British economic exploitation would be possible only when Indians boycott the British goods and adopted the Swadeshi. The main objective of a passive resistance was to violate law and oppose British rule through the general and organized disobedience. ठीक है, अब देखिए एक बुक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया ड्रेनेज थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज जो है किस तरीके से भारत का पैसा, भारत का धन जो है वो निकाल करके ले जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था, तो आप ये बुक जरूर याद रखें, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को वृद्ध ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है ना। नौरोजी हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे टॉपिक में नहीं है ना, टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अगर इंडियन थिंकर पढ़ना है तो कभी कभी नौरोजी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको जरूर एक बार अगर टाइम मिले आपको दादा भाई नौरोजी जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में अरविंद ने निम्न बातों को शामिल किया है। अरविंद कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या मतलब है, निष्क्रिय प्रतिरोध में किन किन बातों को शामिल करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने कुछ बातों को शामिल किया है, उनको आप ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध में हमें स्वदेशी प्रचार प्रसार यानी अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है, और विदेशी वस्तु जो हैं, अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं, उनको हमें बहिष्कार करना है, उसका हमें बाइकआउट करना है। ये कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का हमें बहिष्कार करना है। अरविंदो ने कहा कि सरकारी न्यायालयों का हमें बहिष्कार करना है। इन्होंने कहा जो सरकार का सहयोग करे उसका सामाजिक बहिष्कार करो। ठीक है, अरविंदो ने कहा जो ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहा है, जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, हमें उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, उसे हमें समाज से निकाल देना चाहिए। फिर आगे अरविंदो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं जितनी भी हैं उनको बाइकआउट करो, उनको हम नहीं मानेंगे, उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर आगे इन्होंने कहा जनता द्वारा सरकार का असहयोग किया जाना चाहिए, ये भी इनके निष्क्रिय प्रतिरोध में शामिल है। फिर इन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसे काम करने का त्याग करता है जिससे प्रशासन चलाने में सहायता मिले, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध में वे चीजें शामिल हैं जो ब्रिटिश शासन में सहयोग करें, जो ब्रिटिश शासन में विरोध करें। ठीक है, सॉरी, जो ब्रिटिश शासन में क्या करता है, विरोध करता है, उसको इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध में शामिल किया है। एक एक करके इंग्लिश में देखते हैं। अरविंद हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग थिंग्स इन अ पैसिव रेजिस्टेंस। अब देखिए अगर इंग्लिश में हमें ना पढ़ाना होता तो यही हमारा कोर्स जो है डबल खींचता, है ना, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। तो अगर हमने 230 वीडियो अगर हमने अपलोड किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो अगर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना बनाता, केवल हिंदी में बनाता या कोई केवल इंग्लिश में बनाता, तो यही हमारा डबल वीडियो बढ़ के हो जाता 440 के आसपास, है ना, 450। या हमने जो 3 यूनिट पढ़ा है, हमने 6 यूनिट पे हम पहुंच जाते हैं अब तक, है ना। तो बट इसमें क्या है थोड़ा सा कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, है ना, या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको तो मिल ही रहा है फायदा, है ना। बेसिकली मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन चीजें क्या है कि दोनों मीडियम में आपको, अगर डीयू में आप हैं तो आपको दोनों मीडियम सीखना पड़ेगा, है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप चीजें सीखते हैं। चलिए, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब इन्होंने कहा कि हमें फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना है एंड स्वदेशी जो गुड्स हैं उनको प्रमोट करना है। ये तो जो है इनका बेसिक थॉट्स है, इसी निष्क्रिय प्रतिरोध में, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस में आता है।
स्प्रेड ऑफ अ नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे एंड हम गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनका बाइकआउट करेंगे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसका हम बाइकआउट करेंगे और नेशनल एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोर्ट्स का हम बाइकआउट करेंगे। फिर सोशल बाइकआउट्स उसका करेंगे जो कॉपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट के साथ में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉपरेशन जो व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति का हम सोशल बाइकआउट कर देंगे, ऐसा अरविंदो कह रहे हैं। ठीक है, अरविंदो का ये पैसिव रेजिस्टेंस कह रहा है बेसिकली। बाइकआउट ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका हमें बाइकआउट करना है। ये कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन बाय द पब्लिक विद द गवर्नमेंट, अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक को नॉन कॉपरेशन करना है गवर्नमेंट के साथ में। फिर 7वां नंबर इन्होंने कहा कि पैसिव रेजिस्टेंस इंप्लाइज गिविंग अप द डूइंग सच वर्क विच हेल्प्स द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इन चीजों का भी इंप्लाइज करना है, जो चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं उन चीजों को भी हमें अवॉइड करना है। ठीक है, उन चीजों को हम दूर करेंगे। अब देखते हैं अधिकार के संबंध में अरविंदो के क्या विचार हैं, अधिकार को ये क्या मानते हैं, राइट्स कंसिडरेशन के बारे में क्या कहते हैं। अरविंद अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा, अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो कैसे व्यक्ति अपना काम कर पाएगा, कैसे बोल पाएगा, कैसे अपने विचारों को व्यक्त करेगा, कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारतीयों के जो राइट्स को ले लिया है, भारतीयों के अधिकारों को जो छीन लिया है, उन अधिकारों को दिलाने में ये मदद करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अधिकार से ही व्यक्ति का विकास पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अरविंदो के अनुसार स्वतंत्र राष्ट्र में व्यक्ति को 3 अधिकार मिलने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अरविंदो के अकॉर्डिंग कि स्वतंत्र राष्ट्र में, भारत में या किसी भी राष्ट्र में जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उसमें कितने टाइप्स के राइट्स होने चाहिए। तो 3 टाइप्स के राइट्स की बात इन्होंने की। एक तो कहा कि स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, हर व्यक्ति कुछ भी प्रकाशन कर सके, कुछ भी बोल सके, है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि स्वतंत्र सामाजिक सभा करने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि संगठन बनाने का अधिकार भी हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र में ऐसा अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अरविंद कंसीडर्ड राइट्स शुड बी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट्स के लिए क्या है, राइट्स बहुत ही इसेंशियल है। और अकॉर्डिंग टू अरविंदो या हिम, एन इंडिविजुअल्स शुड गेट 3 राइट्स इन द इंडिपेंडेंस नेशंस। अरविंदो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नेशंस में 3 राइट्स आपको मिलने चाहिए, जैसे राइट टू फ्री प्रेस एंड एक्सप्रेशन, राइट टू होल्ड फ्री सोशल गैदरिंग्स, राइट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 राइट्स की बात इन्होंने की है। अब देखते हैं अरविंदो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को लिबर्टी कंसिडरेशन। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी कर दूंगा। अरविंद ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता भी बताई। ठीक है, अरविंद है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। अरविंद हैज डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात ये करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है नेशनल इंडिपेंडेंस, दूसरा है इनर फ्रीडम, या फ्रीडम कर सकते हैं, जहां पे इंडिपेंडेंस है उसको फ्रीडम कर सकते हैं। तीसरा है पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, ये क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में क्या बताया कि विदेशी नियंत्रण से मुक्ति ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी हम किसी देश की गुलामी से मुक्त हों, किसी देश से किसी का गुलाम ना हो, किसी बाहरी शक्ति का गुलाम ना हो, यही क्या है हमारे लिए स्वतंत्रता है। फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल इज अ नेशनल इंडिपेंडेंस। दूसरा इन्होंने कहा कि आंतरिक स्वतंत्रता क्या है, किसी वर्ग या वर्गों के सामूहिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वशासन प्राप्त करना ही क्या है, आंतरिक स्वतंत्रता है। टू अचीव द सेल्फ गवर्नमेंट बाय द बिकमिंग फ्री फ्रॉम द कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ क्लास और अ क्लासेस। इन्होंने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, तो इसके लिए इन्होंने स्वशासन आवश्यक माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी आएगी जब स्वशासन होगा, यानी कि सेल्फ रूल होगा। फिर इन्होंने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से राष्ट्र का चहुमुखी विकास होता है तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है।
ठीक है। फॉर दिस सेल्फ गवर्नेंस इज द इसेंशियल, पर्सनल फ्रीडम लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अवेकेंस नेशनल कंसियसनेस। इन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी तो उससे राष्ट्र का विकास जो होगा वो चारों तरफ से होगा, राउंडेड होगा विकास, ठीक है। एक तरफा विकास नहीं होगा बल्कि चारों तरफ से देश का विकास होगा और देश के अंदर राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक भावना, हर तरीके का विकास जो है राष्ट्र का जुड़ता जाएगा, राष्ट्र का विकास होता जाएगा। फिर आगे देखिए, अरविंद तथा टैगोर, अरविंद घोष तथा रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का विश्वास था कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है तो उसे सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो अरविंद और टैगोर दोनों कह रहे हैं अगर मनुष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, यानी स्पिरिचुअल फ्रीडम अगर किसी भी व्यक्ति को मिल गया तो उसे सोशल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम तो अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। यानी कि टैगोर भी और अरविंद भी दोनों लोगों ने स्पिरिचुअल फ्रीडम पर बल दिया है। अरविंद के अनुसार अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। यह कोटेशन एग्जाम में बना नहीं है, बन सकता है। मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूं कि बन जाएगा या 100% बनेगा, बन सकता है कि अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। किसने कहा? अरविंद ने, JS मिल ने, हीगल ने या गांधी ने, किसने कहा, है ना, या विवेकानंद ने। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में बन सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। स्वतंत्रता की इस धारणा में रूसो तथा भगवद गीता के विचारों का समन्वय मिलता है। तो अरविंद कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि जो रूसो के विचार हैं, रूसो का जो रोमांटिसिज्म है ना, रूसो की जो सामान्य इच्छा है प्लस भगवद गीता का जो विचार है, जो आध्यात्मिकता है, उन दोनों का जब समन्वय मिलेगा तो वास्तविक स्वतंत्रता व्यक्ति को तभी मिल पाएगी। बोथ अरबिंदो एंड टैगोर बिलीव्ड दैट इफ मैन अटेन्स स्पिरिचुअल फ्रीडम he automatically attained the social and the political freedom. According to Aurobindo, following the rules of the one's life is the freedom. ये quotations हैं, important quotations हैं। फिर है आगे, this concept of freedom is a synthesis of an idea of Rousseau and the भगवद गीता। तो जो अरविंदो का फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो रूसो का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, फिर साथ साथ इसमें भगवद गीता का ज्ञान भी आपको दिखेगा। जब दोनों का सिंथेसिस हो जाएगा, जब दोनों का एनालिसिस हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यही फ्रीडम बनेगा, यही लिबर्टी बनेगी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। रूसो ने कहा था स्वयं अपने द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। यह रूसो ने भी कहा था और यही अरविंदो ने भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया है। अरविंद के अनुसार स्वतंत्रता और समानता की एकता को केवल मानवीय भाईचारे अर्थात बंधुत्व के गुण के द्वारा ही प्राप्त किया सकता है। अब अरविंदो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अरविंदो ने बताया कि स्वतंत्रता और समानता को हम भाईचारे के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम स्वतंत्रता समानता नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को प्राप्त नहीं होगी। भाईचारे का मतलब है कि जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र अगर हम एक दूसरे के प्रति संघर्ष की स्थिति में रहेंगे अर्थात हॉब्स वाली प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। यानी कि स्वतंत्रता हमें तभी मिलेगी जब हम भाईचारा या सहयोग करेंगे, है ना, तथा यह अन्य किसी चीज पर आधारित नहीं हो सकता। तो अरविंदो के अनुसार स्वतंत्रता और समानता किसी भी दूसरी वस्तु से हमें नहीं मिल सकती। हमें स्वतंत्रता और समानता केवल और केवल भाईचारे बंधुत्व की भावना से ही मिल सकती है। तो हमें भाईचारे और बंधुत्व के गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता का ज्ञान होगा। रूसो सेड फ्रीडम इज द फॉलो द रूल्स सेट बाय ऑन सेल्फ। अकॉर्डिंग टू अरविंदो द यूनिटी ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रदरहुड। ये ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जो फ्रीडम एंड इक्वलिटी है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रदरहुड की, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वर्च्यू पाई जाती है, उस ब्रदरहुड की वर्च्यू अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो हम लिबर्टी एंड इक्वलिटी दोनों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी दोनों को हम अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग। ये किसी अन्य चीज के द्वारा हम इसे अचीव नहीं कर सकते, किसी दूसरी वस्तु के द्वारा इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरीके से हमारा सेकंड क्लास खत्म होता है और दूसरी क्लास भी हमारी इस तरीके से समाप्त होगी। और
वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक एक बच्चे के ऊपर अगर 10-10 स्टूडेंट्स को शेयर करने की जिम्मेदारी दी जाए तो लगभग 2000 स्टूडेंट्स होने वाले हमारे चैनल पर, तो 2000 इंटू 10 अगर कर दिया जाए तो लगभग ये 20,000 बच्चों के पास इसकी रीच पहुंचेगी, जिससे और भी आपके भाइयों को लाभ मिलेगा। क्योंकि अरविंद आप पढ़ रहे हैं, अरविंद का मतलब है कि बंधुत्व की भावना, आप शत्रुता की भावना मत रखिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि ये चैनल अगर उनको शेयर कर देंगे तो वे भी हमारे जितना शक्तिशाली बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप बंधुत्व की भावना तब रखिए जिससे आपके अंदर भी लिबर्टी की भावना फील हो, आपके अंदर भी इक्वलिटी की भावना आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चैनल को आप ग्रो करने में हेल्प करें और मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।